गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बच्चों के अभी जो बीच में एक ऑफलाइन क्लास चल रही थी हिंदी मीडियम के बैच की, तो वो उस वाले ग्रुप के से कुछ आया, बोले सर इलेक्ट्रो हमारा पूरा नहीं हो पाया और चैप्टर नंबर 4 या आखिरी लेक्चर आ गया। तो मैं उनको कहना चाहूँगा बच्चों के आप वाले लेक्चर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाकी रह गए हैं वो आपको मिल जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करें, जो आपको बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करें, बाकी चीज़ें ना सोचें। तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने अभी जो फिलहाल हमारा लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन था वो डिस्कशन था कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। अब आज हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट वगैरह में भी या जेईई मेंस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का या दर को प्रदर्शित करने का ढंग, दर को प्रदर्शित करना, दर या वेग को प्रदर्शित करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर या वेग को प्रदर्शित करना। और देखो बच्चों, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू c प्लस 5d। ये एक रिएक्शन लिखी और इस रिएक्शन के लिए मैंने आपको कहा कि भैया इसके लिए आप अभिक्रिया की दर का सूत्र लिखिए। तो अभिक्रिया की दर या रेट की बात करें हम लोग, रेट या दर की बात अगर हम लोग करें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में। ये ध्यान रहे, फॉर्मूले में पहले मैं बता चुका हूं कि जब रिएक्टेंट लिखते हैं, क्रियाकारक लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं और जब क्रियाफल लिखते हैं तो हम लोग प्लस लगाते हैं। तो जब इसकी लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, जो आगे डिजिट होती है उसको 1/, में लिखते हैं 1/3 और इसको लिखते हैं हम लोग dA/dt। ये खास बात है बच्चों इसके अंदर कि हमेशा जो कंसंट्रेशन होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है। बड़े कोष्ठक में इसलिए लिखा जाती है सक्रिय द्रव्यमान को दर्शाती है कि भाई इसका इतना द्रव्यमान रिएक्शन कर रहा है। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब मैंने बता दिया आपको, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था पदार्थ की मात्रा बटे या पदार्थ के मोल बटे आयतन, ये होता है आपका सक्रिय द्रव्यमान। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और वैसे समझाऊं आपको आम लैंग्वेज में, मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और टीचर ने कोई क्वेश्चन किया और उसके आंसर के लिए 3 बच्चों ने हाथ खड़े किए भाई आंसर के लिए, तो वो एक्टिव मास हो गया। तो रिएक्शन के टाइम पे जितना पार्ट रिएक्शन करता है किसी पदार्थ को कहलाता है उसका एक्टिव मास। कैसे निकालते हैं इस टाइम 11th का मटेरियल और आपको देखना चाहते हैं तो फिर अपनी पारस एजुकेशन पे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का टॉपिक पढ़ा हुआ है, पूरे डिटेल्स उसमें आप देख सकते हैं। पारस एजुकेशन अगर आप जो है साइट पर विजिट करेंगे, यूट्यूब पर विजिट करेंगे तो पारस एजुकेशन आएगा। उसके अंदर पारस एजुकेशन के अंदर आप केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य देखेंगे। वहाँ पर मैंने बताया है कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, उस पर क्लियरिफाई किया है, उसमें देख सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो गया -1/3 dA/dt। अब इसकी लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में -1/2 और ये लिख देंगे हम लोग d/dt। तो दोनों में सब में लिखना ही लिखना है। अब जो रिएक्टेंट होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, इसको लिखना है। जिसके आगे कोई डिजिट नहीं, यहाँ पर हो सकता मान लीजिए 3 होता तो मैं इसको dC3 लिखता, इसको लिखता है dC3/dt और ये नहीं है तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं। अगर आगे कोई डिजिट होती तो मैं क्या लिखता, इसको 1/, करके लिख देते हैं। और मैं बताता उत्पाद के आगे प्लस लगाते हैं, प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाते हैं। प्लस हमेशा वेल नोन होता है, नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। इधर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1/5 d/dt। तो कहने का मतलब है जब क्रियाकारक लिखे जाते हैं तो माइनस लगा के लिखे जाते हैं और जब क्रियाफल लिखे जाते हैं तो प्लस लगा के लिखे जाते हैं। रीजन मैं बता चुका हूँ, माइनस का मतलब यहाँ है कि इनकी सांद्रता घटती है और प्लस का मतलब वहाँ इनकी सांद्रता बढ़ती है। ये बात ध्यान रखना है।
खास बात ये ध्यान रखनी है आपको, सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे जो डिजिट होती है उसको अपन 1/समथिंग में लिखते हैं। बात क्लियर हो गई बच्चों? अगर मान लीजिए इस तरीके से मैं एग्जाम्पल लिखूं या क्वेश्चन करके लिख लीजिए। क्वेश्चन करके लिखा मैंने N2 + 3H2 = 2NH3 अभिक्रिया के लिए दर का सूत्र लिखिए। गिव रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अबव रिएक्शन। ऊपर अभिक्रिया लिखिए, उसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। सॉल्यूशन लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। कैसे लिख देंगे बता देंगे आप लिखेंगे भैया यहाँ पर रेट = पहले इसके लिखेंगे, क्या लगाएंगे भैया, -d, ये हो गया आपका N2/dt। यस और नो? इसकी बात कर रहे हैं, पहले लगाएंगे माइनस, आगे डिजिट है, यहाँ कुछ भी नहीं था इसलिए नहीं लगाया। यहाँ पर है 1/3 dH2/dt। इसकी बात कर रहे हैं तो यह आ जाएगा +1/2 dNH3/dt। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया H2 + I2 = 2HI के लिए आपको अभिक्रिया की दर लिखनी है। 2HI के लिए अभिक्रिया की दर लिखनी है तो क्या करेंगे भैया, इसके लिए क्या करोगे, फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा रेट = -dH2/dt - dI2/dt +1/2 dHI/dt। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्रियाकारक के आगे माइनस, क्रियाफल के आगे प्लस लगा देते हैं। आगे जो डिजिट होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए हम लोग 1/समथिंग लिखते हैं। और इसके लिए ये वाले क्वेश्चन आप करेंगे 2SO2 + O2 = 2SO3 के लिए अभिक्रिया की दर लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए आपको करना है। अब यहाँ पर एक काम की बात मैं बताने वाला हूँ जिसमें न्यूमेरिकल बनते हैं। देखो बच्चों, जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ये आते हैं कि जो क्रियाकारक होते हैं, जो एरो के इधर लिखे जाते हैं वो क्रियाकारक होते हैं। और क्रियाकारकों के लिए जब भी रिएक्शन में कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसके अंदर नाम यूज करते हैं, अभी लिखना नहीं है आपको, रेट ऑफ एलिमिनेशन। क्या यूज करते हैं, रेट ऑफ एलिमिनेशन। और रेट ऑफ एलिमिनेशन की जगह कई बार हम लोग रेट ऑफ डिसोसिएशन भी यूज कर लेते हैं। रेट ऑफ डिसोसिएशन, दोनों एक ही बात है। और हिंदी में याद करते हैं विघटन की दर या विलोपन की दर, ये दोनों में से, विलोपन की दर, ये दोनों में से एक वर्ड यूज करते हैं। और जो तीर के उधर लिखे जाते हैं उत्पाद, इसके लिए लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, या इसी को रेट ऑफ फॉर्मेशन को आप लोग लिखते हैं रेट ऑफ सिंथेसिस। दोनों में से कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं। और ये लिखते हैं निर्माण की दर, निर्माण या संश्लेषण की दर। आप कहेंगे सर ये जब लिखना नहीं कॉपी में तो बता क्यों रहे हो, क्या चीज है ये? तुम बताओ बच्चों, आपको क्वेश्चन कैसे करता है वो। मान लीजिए आपसे कहा कि एक अभिक्रिया है 3A + 2B C + 5D। कहता यदि इस अभिक्रिया में A के निर्माण की दर, A के विलोपन की दर या रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ A के विलोपन की दर या एलिमिनेशन की दर कितनी है, आपसे कह दिया जाए 12 मोल पर लीटर है, पर सेकेंड है, 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो आपसे कहा बी के विलोपन की दर निकालो, सी के निर्माण की दर निकालो, डी के निर्माण की दर निकालो। यह क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए कि भैया सी के निर्माण की दर, सी की रेट ऑफ फॉर्मेशन 24 मोल पर लीटर
सेकेंड इनवर्स है। इसके फॉर्मेशन की दर, निर्माण की दर कितनी है? 24 है। तो बताओ बी के विलोपन की दर क्या होगी, या ए के विलोपन की दर या विघटन की दर क्या होगी, या एलिमिनेशन की दर क्या होगी, या कह दिया जाए डी के निर्माण की दर क्या होगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो जब इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो उसको कैसे डील करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गई? कैसे करेंगे समझ में आ गया आपको? अब हम लोग इसको कर लेते हैं, एक बार इसको मिटाता हूं मैं, फिर उसके बाद में चलते हैं हम लोग आगे। बस आपको दिमाग में रहना है कि क्रिया कारकों के लिए तो टूटना शब्द आएगा, विघटन की दर या विलोपन की दर आएगा, अंग्रेजी में एलिमिनेशन या डिसोसिएशन आएगा, और प्रोडक्ट के लिए फॉर्मेशन या सिंथेसिस आएगा, निर्माण या संश्लेषण की दर आएगा। अब इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। रिएक्शन मैंने लिखी, क्वेश्चन लिखा कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन। निम्न अभिक्रिया के लिए मैंने लिखा N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 24 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, then find out the rate of formation of number 1 N2 number 2 H2। हिंदी में लिखेंगे यदि NH3 के निर्माण की दर 24 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स है, यदि NH3 के निर्माण की दर 24 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 नाइट्रोजन के निर्माण की दर, विलोपन की दर, नाइट्रोजन के विलोपन की दर, फाइंड आउट रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ N2 एंड H2। तो ज्ञात कीजिए नाइट्रोजन के विलोपन की दर तथा हाइड्रोजन के विलोपन की दर। आपको क्या दे रखा है? अमोनिया के निर्माण की दर दे रखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के विलोपन की दर ज्ञात करनी है। और जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। तो सबसे पहला काम हमारे पास में ये है कि फॉर्मूला आपको लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है? अब जो पूछा है, पहले नाइट्रोजन के निर्माण के दर, तो मुझे नाइट्रोजन और NH3 वाला फॉर्मूला साथ लिख लो। तो हम लोग लिखेंगे माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। पहले कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे, फिर दो चीज लिखेंगे, एक जो दिया है वो लिखेंगे और जो पूछा है वो लिखेंगे, उस समीकरण से निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू जब दे रखी है तो हमारे पास में माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू मेरे पास में आ गया प्लस 1/2 इंटू ये कितना दे रखा है आपको? 24 दे रखा है क्या भैया? काट दिया इसके अंदर, कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये आ गया माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 12 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात समझ आएगी नहीं आपको?
भाई पहले तो टोटल फॉर्मूला लिखना बताई दिया आपको, लिख लेंगे, चलो लिख लिया आपने। अब करना क्या है आपको, जो दे रखा है वो लिख दो, अगर इधर दे रखा है तो इधर लिख दो, इधर लिख दो, तो जो दे रखा है वो लिख दो, तो ये वाला वो लिख दिया, और जो निकालना है वो लिख दो, उसकी वैल्यू जो दे रखी है वो वैल्यू रख दो, कटता काट दो, आंसर निकाल दो। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड निकालना है आपको, सेकंड पे क्या करेंगे, सेकंड आपको ये दे रखा है और ये निकालना है, तो ये जाएगा -1/3 dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। इसके बाद बच्चों ये हो जाएगा आपका -1/3 dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है ना हमारे पास में, ये रहा 1/2 इंटू 24 हो गया, कितना आ गया 12 आ गया, क्या बोलो। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 12 36 हो गया, तो -dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 36 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए। तो अब यहाँ एक मन में सवाल आ सकता है, सर ये माइनस और प्लस का क्या हुआ। एक्चुअल में माइनस और प्लस साइन कोई है ही नहीं इसमें चीज है। क्यों नहीं है माइनस और प्लस साइन चीज में इसमें? वजह ये है बच्चों कि माइनस प्लस नहीं, कि माइनस तो इस बात को दर्शा रहा है कि भैया ये क्रियाकारक की बात कर रहा है, और प्लस इस बात को दर्शाता है कि क्रियाफल की बात कर रहा है। तो इस तरीके से मैं किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। एक रिएक्शन की एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, यहां लिखा मैंने 3a प्लस 4b इज इक्वल टू c प्लस 5d, ये एक क्वेश्चन लिखा। और मैंने यहां लिखा इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d is 12 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, देन फाइंड आउट द रेट ऑफ एलिमिनेशन of A, B, formation of C। हिंदी में लिखेंगे निम्न अभिक्रिया के लिए 3a प्लस 4b इज इक्वल टू c प्लस 5d लिखेंगे। यदि अभिक्रिया में d के निर्माण की दर, यदि अभिक्रिया में d के निर्माण की दर 12 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स है, तो ज्ञात कीजिए यदि D के निर्माण की दर 12 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स है, तो ज्ञात कीजिए A के विलोपन की दर, नंबर सेकेंड B के विलोपन की दर, और थर्ड लिखिए C के निर्माण की दर। लिख लिया बच्चों। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए यहाँ 12 को डिजिट को आसानी से कर लीजिए, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इसको। 12 को आप कर लीजिए बच्चों 25 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको पता है सॉल्यूशन का तरीका क्या है हमारे पास में। आप कहेंगे सर सॉल्यूशन का तरीका ये, पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखेंगे। बिल्कुल सही है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर जब आप लोग लिखेंगे तो सॉल्यूशन लिखा हम लोगों ने, रेट ऑफ रिएक्शन का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है बताओ। रेट इज इक्वल टू -1/3 d a अपॉन dt, क्रियाकारक इसलिए माइनस लगाया, आगे डिजिट 1/3 हो गया। उसका क्या हो जाएगा बताइए, -1/4 d b अपॉन dt इज इक्वल टू, इसके लिखेंगे प्लस d c अपॉन dt, इसमें लिखेंगे प्लस 1/5 dd अपॉन dt। यस और नो। अब हमें
जो दे रखा है वो लिखना है, जो निकालना है। पहले हम लोग ए निकालना चाहते हैं, तो ए लिख लीजिए -1/3 dA अपॉन dt इजिकल टू प्लस 1/5 d अपॉन dt। ये दे रखा है और ये निकालना है मुझे, ठीक है। अब आपको मालूम है इसमें ये चीज गिवन है हमारे पास में, तो -1/3 dA अपॉन dt इजिकल टू प्लस 1/5 इंटू 25 हो गया। क्या 12 होता तो 12 से काट लेते हो, जैसे वहां पर 12 लिखा था, अभी हम लोग मिटा के 25 लिखा। कैलकुलेशन आसान है इसलिए 25 लिखा, 5 से काट दिया, 5 5 से 25, 25 बार 5 25 5 से कट गया हमारे पास में। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दिया 15, तो माइनस dA अपॉन dt इजिकल टू हो जाएगा 15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बोलिए बच्चों, बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा हमारे पास में। अब अगर आप कहेंगे नहीं साहब इसके अंदर आपको b की वैल्यू में निकालनी है, तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास में -1/4 dB अपॉन dt इजिकल टू प्लस 1/5 dd अपॉन dt हो गया मेरे पास में। ये हो गया -1/4 dB अपॉन dt इजिकल टू प्लस 1/5 मल्टीप्लाई विथ कितना हो गया आपका, बोलो dt अपॉन dt कितना हो गया। ये हो जाएगा आपके पास में 25 था, क्या काट दिया 5 5 से 25 और 4 5 20 हो गया क्या, तो dB अपॉन dt माइनस इजिकल टू हो गया 20 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से हम लोग सी की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। सी की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगा आपके पास में। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिएक्शन के अंदर क्रियाकारकों के तो विलोपन की दर निकाल सकते हैं और उत्पादों के निर्माण की दर निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ एलिमिनेशन और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसका एक बहुत शॉर्टकट तरीका और है, लेकिन वो केवल कंपटीशन में यूज करना है बच्चों, 12th क्लास में आपको यूज नहीं करना है। और वो तरीका है आपका स्टाइकोमेट्री का तरीका। स्टाइकोमेट्री क्या कहती है, स्टाइकोमेट्री कहती है कि जब आप किसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले उस रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री लिख लीजिए। इसको स्टाइकोमेट्री को हम लोग हिंदी बोलते हैं रस समीकरण मिति। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग रस समीकरण मिति। यहाँ पर इसकी रस समीकरण मिति कितनी है 3, इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 5। आगे लिखी डिजिट ही हमारे लिए रस समीकरण मिति या स्टाइकोमेट्री होती है बच्चों। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये 25 दिया गया है, यही तो है 25, तो आप बताओ मुझे। सिंपल सी बात है, ये 25 है तो आप देखो क्या डी सी का 5 गुना है क्या, सी का 5 गुना डी है क्या, तो ये 25 है, ये 25 है, ये 5 गुना है, ये 1 गुना है, तो 25 का 1 गुना क्या होगा 5 हो गया क्या, तो इसका 5 गुना 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। तो स्टाइकोमेट्री से हमें पता लग गया कि सी हमारे पास 5 है, अभी मैंने बताया था आपको। ये इसका 4 गुना है क्या, ये 1 है तो ये 4 है ना, तो 5 का 4 गुना क्या होगा 20 हो गया क्या। ये इसका 3 गुना है क्या, 5 3 15 हो गया क्या बताओ। यही तो निकाला 15 20 और वो 5। अभी एक क्वेश्चन और किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन किया था ये वाला, बता देता हूँ। ये लिखा था मैंने N2 + 3H2 = 2NH3 और मैंने पहले इसकी स्टाइकोमेट्री लिख दी, इसके आगे कुछ भी नहीं है इसलिए 1, इसके आगे 3, इसके आगे 2। तो जो स्टाइकोमेट्री होती है आगे कुछ डिजिट नहीं होते तो 1 लिखते हैं, हो गया। इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन 12 दिया था आपको, बताओ दिया था कि नहीं दिया था। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आपका 12 दिया था इसका। अब आपसे कहा यार ये निकालना, तो बताओ ये इसका 1 गुना है क्या, ये इसका 2 गुना है, तो ये 12 है तो ये 6 हो गया क्या, इसका दुगना है तो 12 है, इसका ये दुगना हो गया, और ये इसका 3 गुना है क्या, ये 6 है तो कितना हो गया 18 हो गया क्या बताओ। तो इस तरीके से हम लोग स्टाइकोमेट्री से अभी आंसर फटाफट निकाल सकते हैं, लेकिन इट इज एप्लीकेबल ऑनलाइन कंपटीशन एग्जामिनेशन। बस आपको स्टाइकोमेट्री का देखना है कि भाई ये 12 है। अब आपको इसका स्टाइकोमेट्री देखनी है कि भैया ये 2 है, ये इसका 1 गुना, ये इसका 2 गुना है, तो ये 12 का 1 गुना कितना होगा 6, 6 का 2 गुना कितना होगा 12, ये लो हो गया। ये इसका 3 गुना तो 18 हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया मेरे पास में रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो अब तक हम लोग बात कर चुके हैं किस किस चीज़ के बारे में, रासायनिक बल गतिकी होता क्या है,
केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, फिर हम लोगों ने बताया केमिकल काइनेटिक्स के बेस पर रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा तीसरा कि रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकालते हैं। फिर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बाद में हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद में उससे बिलोंगिंग क्वेश्चंस जो आते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की, लॉन्ग कट के बारे में बात की और शॉर्टकट के बारे में बात की। इसके बाद बच्चों हमारा अगला जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है हमारे पास में इस चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक आता है बच्चों, इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों वो क्या है बताइए। इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फैक्टर्स affecting rate of reaction, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। और इन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, इन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो फैक्टर का मतलब है ऐसे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास में आ जाता है कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सांद्रता। सांद्रता के बारे में बात करें तो ये क्रिया कारक की भी हो सकती है और क्रियाफल की भी हो सकती है। दूसरा आ सकता है हमारे पास में ताप, टेम्परेचर से भी रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ताप। उसके बाद में थर्ड हमारे पास में अगर हम लोग बात करें तो एक कैटालिस्ट, उत्प्रेरक भी हमारे पास में एक ऐसी चीज है जिससे अभिक्रिया के स्पीड को चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग अगली बात करें तो हमारे पास में एक और आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, के पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अगर बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं हम लोग। इसके अलावा हमारे पास में अगला आता है नेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ आपका कैसा है, पदार्थ की प्रकृति कैसी है। ठीक है, और लास्ट आता है हमारे पास में 6 जिसको कहते हैं हम लोग लाइट, प्रकाश। तो कहने का मतलब ये बच्चों हमारे पास में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं एक्चुअल में बच्चों, वो फैक्टर्स हमारे 6 टाइप के होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, लिख लेंगे इन 6 के नाम फटाफट से, लिख लीजिए। लिख लिया। अब लिखने के बाद में फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग कंसंट्रेशन या सांद्रता। कंसंट्रेशन या सांद्रता, फर्स्ट टॉपिक लिखेंगे कंसंट्रेशन या सांद्रता। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो स्पीड होती है वो कंसंट्रेशन, वो जो उसकी सांद्रता होती है, जो उसकी सांद्रता होती है, सांद्रता जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के। किस किस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, सांद्रता जो होती है वो समानुपाती होती है किसकी, अभिक्रिया की दर के। पूरा लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, अगर हम लोग सांद्रता बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, सांद्रता घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। आपको पता भी है, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो सांद्रता सामने दिख रही है ना आपको यार, ठीक है, तो लिख लीजिए, इसके अंदर लिख लीजिए, पहले रिलेशन लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे। लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर
क्रिया कारकों की सांद्रता के किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मीन्स अर्थात सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है तथा सांद्रता घटाने पर अभिक्रिया की दर घटती है। मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन decreased at decreasing concentration and it increasing concentration। समझ में आ गया? सीधा सा मामला है। दूसरे की बात करते हैं हम लोग। सेकंड नंबर हमारे पास में आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा ताप, टेम्परेचर। और टेम्परेचर आप सब जानते हैं यार, सिंपल सी बात है। आपके घर में चाय बन रही है, एक तो स्टोव धीरे धीरे या तो गैस चूल्हा धीरे धीरे जल रहा है, आपने तेज चल दिया, फुल स्पीड में जल्दी चाय बनेगी ना भाई। क्यों बनती है? क्यों आपको पता है, जैसे ही ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो खास बात क्या होती है बच्चों, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो खास बात क्या हो जाती है बच्चों, कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं क्रियाकारकों, उनके बीच में टक्कर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है टक्कर भैया? टक्कर इसलिए बढ़ जाती है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कणों की। क्योंकि जब गर्म करेंगे तो उनको हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है बच्चों, पार्टिकल भागना चालू कर देते हैं। और इस चैप्टर में जो हम लोग आगे चलेंगे तो एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। और टक्कर सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी रिएक्शन होती ही तब है जब पार्टिकल के आपस में टक्कर होती है तो रिएक्शन होती है। तो इसमें कह सकते हैं बच्चों, लिख लीजिए इसके अंदर, अभिक्रिया की दर ताप के भी समानुपाती होती है। अभिक्रिया की दर ताप के समानुपाती होती है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अर्थात ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों के मध्य होने वाली टक्कर बढ़ जाती है तथा उत्पाद का निर्माण आसानी से हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों? लिख लेंगे इसके अंदर, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विल बी इंक्रीज्ड। So the collision between particles will be increased and rate of reaction will be increased। समझ में आ गया बच्चों? तो ताप बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? ये काम की चीज और मैं बताना चाहूंगा बच्चों, कि जब ताप अगर मान लीजिए एक साथ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, मान लीजिए रिएक्शन 26 पे चल रही थी, आपने एकदम 36 पे कर दी, 10 बढ़ा दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये ध्यान रखना, 2 गुनी या 3 गुनी हो जाती है। 2 टाइम्स और 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए।
जब अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है। जब अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है, तो इसकी दर 2 गुनी या तिगुनी हो जाती है। तो इसकी दर 2 गुनी या तिगुनी हो जाती है। when temperature of reaction increased up to 10 degree Celsius, then the rate of reaction become twice or thrice। यह एक ताप गुणांक का फॉर्मूला भी आपको याद करना, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए डब्बे में लिखेंगे इसको और लिख देंगे NS, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे नॉट इन सिलेबस। और यहाँ पर ताप गुणांक की बात मैं कर रहा हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ बच्चों, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। और टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है 2 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। 2 की पावर, ये 2 की घात के अंदर लिखा हुआ बच्चों, 2 की पावर लगा रखी है मैंने T2 माइनस T1। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बच्चों। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हम लोग नोट करके न्यूमेरिकल करके लिखेंगे। पहले नोट लिखेंगे और नोट में क्वेश्चन लिखाएंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, इफ a reaction occurring at 30 degree Celsius, then temperature increased up to 60 degree Celsius, then temperature up to 60 degree Celsius, calculate the new rate of reaction। आपको लिखना है यदि एक अभिक्रिया 30 डिग्री सेल्सियस पर चल रही है, यदि एक अभिक्रिया 30 डिग्री सेल्सियस पर चल रही है, यदि इसका ताप 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए, यदि इसका ताप 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए, यदि इसका ताप 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए, 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए, तो नई अभिक्रिया की दर कितने गुना होगी? नई अभिक्रिया की दर कितने गुना होगी? देन कैलकुलेट द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल इंक्रीज्ड। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला मौजूद है, नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखा हूँ, हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया रेट इज इक्वल टू 2 की पावर T2 हमारे पास में 60 है। अब 60 में से 30 घटा दीजिए, 2 का भाग लगाएंगे, कितना हो गया 2, यहाँ हो गया आपका 30 बाई कितना आ गया भैया, तो ये 30/2 हो गया, ठीक है, काट देंगे इसको, हमारे पास सॉरी 10 होता है बेटा भैया, सॉरी फॉर्मूले में सही करेंगे, ये 10 है ना, 10 हो गया, 30/2 की पावर 30/10 कट गया, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 हो गया, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना हो गया आपका 4 2 जा 8 हो गया, 2 2 4 4 2 8, आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स, 8 गुना रिएक्शन बढ़ जाएगी। समझ में आ गया आपको? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बताता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि रिएक्शन कितना गुना बढ़ी। तो सिंपल तरीका मैंने बताया कि रिएक्शन 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाती है। बढ़ाने का तरीका क्या है कि जो शुरू में ताप कितना था, बाद में टेम्परेचर कितना दिया, बाद वाले में से कम वाला काट देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो 2 की पावर्स के फॉर्म में आएगा, तो 2 की पावर 3 है तो निकाल देंगे हम लोग। बात समझ में आ गई आपको? बोलिए। तो ताप क्या काम करता है, समझ में आ गया आपको? कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि ताप इतने गुना बढ़ा दिया तो बताओ रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाएगी, ये समझ में आ गया।
तो ये था बच्चों हमारे पास में कि टेम्परेचर कोफिशिएंट से। मान लीजिए एक वैसे ही मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए रिएक्शन आपकी चल रही थी 20 डिग्री सेल्सियस पे और आपने एकदम 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, स्टॉप एकदम तेज कर दिया। अब नई ताप क्या होगा, नई रिएक्शन कितनी स्पीड से बढ़ेगी, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 80 - 20 हो जाएगा अपॉन 10, कितना हो गया 2 की पावर कितना हो गया 60 अपॉन 10 हो गया, 10 6 60, मतलब 2 की पावर 6, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 टाइम्स हो जाएगा। तो जनरली कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भैया कोई सी रिएक्शन कितने गुना बढ़ गई। तो कहने मतलब ये बच्चों, तो मैंने बताया अभिक्रिया के दौर को प्रभावित करने वाले कारक टोटल 6 होते हैं और 6 में से हमने 2 पढ़े। पहला है सांद्रता, सांद्रता बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, सांद्रता घटाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड घटती है, ये बता दिया मैंने। ताप के बारे में मैंने बताया, ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो टक्कर बढ़ती है और टक्कर बढ़ती है तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ये काम की बात मैंने आपको ये बताई कि भैया अगर टेम्परेचर एक साथ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है एकदम दुगनी तिगनी की स्पीड से चलती है। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक कहते हैं और ताप गुणांक को हम लोग तरीका रहता है बताने का, ताप गुणांक 2 की पावर T2 - T1 अपॉन 10 और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया। तो बच्चों ये था। अब हम लोग अगला कारक पढ़ेंगे उत्प्रेरक, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ तक आपको ढंग से कर लीजिए, मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर चैप्टर के ज़्यादातर एक क्लास में बोल रहा हूँ कि सिलेबस के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, बस उसी में मेहनत करनी है, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट जैसे ही हमारा लॉकडाउन खोलती है हम लोग मिलेंगे, हर एक चीज़ पे डिस्कशन करेंगे और मैं आपके साथ हूँ टिल एग्ज़ाम तक। भाई एग्ज़ाम तक आपको जो भी दिक्कत आएगी उसको सॉल्व की जाएगी। अभी जितना आता है, जैसा आता है उतना कीजिए, आप घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि सर क्या होगा। ये मत सोचिए कि सर आप तो घर बैठे हैं और हम अपने घर बैठे हैं, ये कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप फिजिकली है, लेकिन अगर वर्चुअल बात करें तो वर्चुअल तो हम लोग मिल ही रहे हैं ना बच्चों, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।